नमस्कार। आज की इस वीडियो में है राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी का 4th सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर। मेरे पास जो बुकलेट है वो डी है, आपके पास ए हो सकती है, बी हो सकती है, सी हो सकती है, लेकिन क्वेश्चन सेम होंगे और क्वेश्चन पेपर इतना इजी है। वैसे जिस बच्चे ने मुझे भेजा है उसने मैसेज भी किया है कि सारे वीडियो मैंने आपके देखे थे इसलिए मेरा पूरा सही हुआ, लेकिन वाकई में क्वेश्चन पेपर ईजी है। और साथ ही ये बात भी 100% सत्य है कि जिसने मेरे सारे वीडियो देखे होंगे 4th सेमेस्टर वाले, उसके ये 75 आउट ऑफ 75 ही आएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आंसू इज रिटन इन विच पोइटिक फॉर्म। तो आंसू क्वार्टेन की फॉर्म में लिखा गया है, डी बिल्कुल सही जवाब है। फिर सेकंड क्वेश्चन देखिए, विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू इन रेफरेंस टू आंसू, यानी आंसू के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो ये जो फोर्थ ऑप्शन है, इट वाज पब्लिश्ड इन 1922, ये ऑप्शन गलत है। फिर देखिए, विच काइंड ऑफ वर्क इज आंसू। तो आंसू किस प्रकार का वर्क है, ऑटोबायोग्राफिकल यानी आत्मकथात्मक रचना है, तो सी सही जवाब है तीसरे क्वेश्चन का। फोर्थ क्वेश्चन हम देखते हैं, विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन फॉलोइंग लाइन्स। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, अर्थ डिमांड्स द पेन, हेवन स्नैचेस द प्लेजर। तो डिमांड ह्यूमन बींग्स करते हैं और छीनने का काम ये भी ह्यूमन बींग्स करते हैं, लेकिन अर्थ को और हेवन को यहाँ ह्यूमन बींग्स की तरह ट्रीट किया गया है, तो ये फिगर ऑफ स्पीच पर्सोनिफिकेशन है, यानी फोर्थ आंसर इसका सही है। फिर देखिए, फॉर विच नॉवल भीष्म साहनी वॉज गिवन साहित्य अकेडमी अवार्ड। तो भीष्म साहनी को उनके उपन्यास तमस के लिए साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था, तो बी सही जवाब है। फिर देखिए, विच काइंड ऑफ फिक्शन इज अमृतसर आ गया। तो अमृतसर आ गया ऑटोबायोग्राफिकल फिक्शन है, साथ ही ये हिस्टोरिकल भी है, तो दोनों जवाब इसके सही हो सकते हैं। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर लिखी गई कहानी है, लेकिन आपने ऑटोबायोग्राफिकल मार्क किया है, वो भी सही जवाब है। सेवेंथ क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड कबीर। कबीर शब्द का क्या अभिप्राय है। तो ये जो कबीर शब्द है ये अरबी भाषा से आता है, और अरबी भाषा में इसका मतलब है ग्रेट मैग्निफिसेंट, है ना। और ये अल्लाह का एक गुण है, क्वालिटी है कि वो अल्लाह महान है। तो ये 37th नेम ऑफ गॉड भी कहा गया है। अगर कोई मुझे करेक्ट करना चाहे तो बता सकता है अगर मैंने गलत बताया हो। जहाँ तक मेरी जानकारी है वहाँ इस कबीर शब्द का यही अर्थ है। और आप में से कोई अगर लगता है या फिर जो मुस्लिम स्टूडेंट्स हैं, हो सकता है उनको मुझसे बेहतर जानकारी रही ही होगी, तो वो मुझे करेक्ट कर सकते हैं मैसेज बॉक्स में जाकर। तो जो अर्थ मुझे मालूम है उस हिसाब से यहाँ जो चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, पोइट है, वीवर है, सेंट है, वॉरियर है, ये चार ऑप्शन दे रखे हैं। तो आपने वीवर मार्क किया है, लेकिन वीवर कहीं भी कबीर शब्द का अर्थ नहीं दिया हुआ है, तो मेरे हिसाब से यहाँ सेंट ज़्यादा बेहतर इसका ऑप्शन होगा, तो इसलिए मैंने सेंट मार्क किया है। आपने ये वीवर मार्क किया था जिनने मुझे भेजा है ये क्वेश्चन पेपर। फिर देखिए, कबीर दास बिलोंग्ड टू विच सेंचुरी। तो कबीर दास जी 15वीं शताब्दी को बिलोंग करते हैं, बी सही जवाब है। फिर 9th क्वेश्चन देखिए, हु वर द पेरेंट्स ऑफ कबीर दास। तो कबीर दास जी एक विधवा ब्राह्मणी के बेटे थे, ये उनके बारे में कहा जाता है, और लोक लाज के भय से वो इनको नदी में छोड़ गई थी। नीरू और नीमा जो के वीवर थे, जुलाहे थे, उन्होंने उस बच्चे को उठा लिया और उनका पालन पोषण किया, तो नीरू नीमा ने उनको पाला पोसा था, तो यहाँ सी सही जवाब है। फिर देखिए, द पोइट्री ऑफ कबीर डील्स विद, यानी कबीर की जो कविताएं हैं उनका संबंध किस चीज़ से है। तो मिस्टिसिज्म भी उसमें है, रहस्यवाद भी है, द्वैतवाद भी है, सोशल इविल्स, सामाजिक बुराइयों के बारे में भी वो बात करते हैं, उलाहना देते हैं हिंदुओं को और मुसलमानों को, अरे इन दो उन पार न पाई, हिंदू अपनी करे बढ़ाई, गागर छुअन देई। तो ये ऑल ऑफ दीज इसका बिल्कुल सही जवाब है। फिर देखिए, हु इज द फर्स्ट ट्रांसलेटर ऑफ भगवद गीता इनटू इंग्लिश।
भगवत गीता के पहले ट्रांसलेटर चार्ल्स विल्किंस हैं, ये बिल्कुल सही जवाब है। आपने सारे जवाब सही मार्क किए हैं, मुश्किल से ही कोई गलती मुझे नहीं दिखी। जितने भी मार्क किए आपने सही जवाब मार्क किए हैं, क्योंकि मैंने जो टिक लगाए आपके टिक के ऊपर लगा रखे हैं, एक भी मुझे गलत नहीं मिला। जहाँ मिला होगा मैं आपको बता दूंगी। गुरुदेव इज़ द निक नेम ऑफ, हाँ एक वो वीवर वाला भी जो मैंने बताया वो गलत था आपका। गुरुदेव किसका निकनेम है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहा जाता है। इसके बाद 13th देखिए, व्हाट इज द मेन थीम ऑफ आधे अधूरे? तो आधे अधूरे की मुख्य विषय वस्तु क्या है? फैमिली एंड रिलेशनशिप्स, यानी परिवार और पारिवारिक संबंध। फिर आधे अधूरे इज नोन एज एन एक्सपेरिमेंटल प्ले बिकॉज, तो आधे अधूरे को एक एक्सपेरिमेंटल प्ले कहा जाता है। इसमें एक नया प्रयोग किया गया है, प्रयोग धर्मी नाटक है ये, क्योंकि इसमें एक ही व्यक्ति 4 भूमिकाएं निभाता है। ये ए सही जवाब है बिल्कुल। फिर देखिए, हु इज द ऑथर ऑफ द प्ले आधे अधूरे? आधे अधूरे नाटक किसने लिखा है? ये मोहन राकेश का लिखा हुआ नाटक है, डी सही जवाब है। फिर नेक्स्ट देखिए, इन आधे अधूरे व्हाट इज द नेम ऑफ सावित्री सन? तो सावित्री के बेटे का नाम अशोक है, सी सही जवाब है। इन विच ईयर डिड मोहन राकेश रिसीव संगीत नाटक अकादमी अवार्ड? तो संगीत नाटक अकादमी अवार्ड उनको 1968 में मिला था, 67 गलत जवाब है। फिर देखिए, हु इज सिम्बोलाइज्ड एज स्केलेटन इन द नॉवेल पिंजर? तो पिंजर उपन्यास में पिंजर कौन है? मतलब जो हड्डियों का ढांचा होता है उसको पिंजर कहा जाता है, स्केलेटन इंग्लिश में कहा जाता है। तो पूरो सिम्बोलाइज करती है, वो मात्र हड्डियों का ढांचा है, एक स्केलेटन है। इसके बाद 19वां क्वेश्चन देखिए, हु ट्रांसलेटेड अमृतसर आ गया एज द ट्रेन हैज़ रीच्ड अमृतसर? यानी अमृतसर आ गया ओरिजिनल कहानी थी, उसको द ट्रेन हैज़ रीच्ड अमृतसर के रूप में इंग्लिश में किसने ट्रांसलेट किया? अशोक भल्ला ने किया, सी सही जवाब है। वेयर एंड वाई वॉज द राइटर भीष्म साहनी गोइंग? यानी लेखक भीष्म साहनी कहाँ जा रहे थे और क्यों जा रहे थे? तो सी सही जवाब है, दिल्ली जा रहे थे इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशंस में पार्टिसिपेट करने, भाग लेने। फिर देखिए 21वां सवाल, द ट्रेन दैट अराइव्ड एट अमृतसर स्टार्टेड फ्रॉम? ये जो सवाल है हर बार आता है और कहानी में कहीं भी दे नहीं रखा कि ट्रेन चली कहाँ से थी, है ना। कहानी मैंने पूरी अपलोड की है और आपने मेरा वो वीडियो देखा भी होगा। कहानी में कहीं भी नहीं बताया गया कि ट्रेन चली कहाँ से थी। तो जो रूट है ट्रेन का, समझौता एक्सप्रेस भी चली थी अमृतसर से, तो अमृतसर से लाहौर है जो रूट है, तो इसलिए मैंने इसमें लाहौर मार्क किया है। और जो मैंने ट्रेन का रूट देखा जब जाकर, तो वो आगे पेशावर तक भी जाता है, तो हो सकता है पेशावर से चली हो। तो यहाँ अगर आपने पेशावर भी मार्क किया है तो वो सही जवाब है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज नॉट रिफ्लेक्टेड इन द स्टोरी अमृतसर आ गया? अमृतसर आ गया कहानी में क्या चीज़ है जो दिखाई नहीं देती है? तो कम्युनल हार्मनी, यानी सांप्रदायिक सौहार्द, है ना, सांप्रदायिक प्रेम, वो कहीं भी दिखाई नहीं देता। हालांकि शुरुआत में हंसी मजाक चल रहा है ट्रेन में, लोग एक दूसरे को खाने के लिए भी ऑफर कर रहे हैं, जो पठान लोग हैं वो उसे मजाक भी कर रहे हैं बाबू से। तो शुरुआत में तो ऐसा लगता है जैसे एक कम्युनल हार्मनी है, लेकिन बाद में बहुत ज़्यादा मतलब डार्क ट्रेजेडी टाइप की हो जाती है, बहुत डरावना माहौल हो जाता है। तो कम्युनल हार्मनी इसमें नहीं है। फिर देखिए इन अमृतसर आ गया, इन विच लैंग्वेज डज द बाबू स्पीक? तो बाबू जो है वो पश्तो भाषा में बोलता है, ए सही जवाब है। फिर 24th क्वेश्चन देखिए, इन अमृतसर आ गया, एट विच स्टेशन डिड द मैन विद हिज वाइफ एंड डॉटर एंटर इनटू द कंपार्टमेंट? तो अमृतसर आ गया कहानी में कौन से स्टेशन पर वो एक आदमी और उसकी बेटी और पत्नी डिब्बे में घुसते हैं? तो वजीराबाद में आके घुसते हैं, जिसमें कि पठान लात मारता है, तो वो लात उस व्यक्ति की पत्नी के लग जाती है और इस बात से बाबू नाराज होता है और जाकर जिसने मारा था उसकी बजाय दूसरे पठान को मार डालता है। खैर वो कहानी ज़रूर पढ़ लीजिएगा, कहानी अच्छी है। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लिटरल ट्रांसलेशन? तो लिटरल ट्रांसलेशन का मतलब होता है वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन, यानी शब्दशः अनुवाद।
फिर क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज ट्रांसलिटरेशन। तो ट्रांसलिटरेशन का मतलब होता है कन्वर्जन ऑफ टेक्स्ट फ्रॉम वन स्क्रिप्ट टू अनदर, यानी एक स्क्रिप्ट से दूसरी स्क्रिप्ट में जब कन्वर्ट किया जाता है एक टेक्स्ट को तो वो ट्रांसलिटरेशन कहा जाता है ना। जैसे देवनागरी से आप अरेबिक में अगर कन्वर्ट करते हैं तो वो ट्रांसलिटरेशन कहा जाएगा। फिर देखिए व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एसएल इन ट्रांसलेशन। तो एसएल का मतलब सोर्स लैंग्वेज होता है, यानी हिंदी से अगर आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हैं तो हिंदी सोर्स लैंग्वेज हुई और इंग्लिश टीएल यानी टारगेट लैंग्वेज हुई। फिर देखिए फुल फॉर्म ऑफ टीएल है ना, जो तो मैंने अभी आपको बताया टीएल मतलब टारगेट लैंग्वेज, यानी सी सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 29, ब्लैंक स्पेस यानी गूगल ट्रांसलेट इज डेवलप्ड बाय गूगल फॉर ट्रांसलेशन। फिर क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, व्हाट अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ थीम ऑफ कन्यादान। इनमें से कौन सी कन्यादान की थीम नहीं है। तो देखिए कन्यादान शादी में होता है, शादी में माँ बाप कन्या का दान करते हैं, लेकिन यहाँ जो ऑप्शंस दे रखे हैं कास्ट कॉन्फ्लिक्ट यानी जाति संघर्ष, ये भी थीम है कन्यादान की। वॉयलेंस हिंसा, तो आप देखते हैं कि अरुण अठावले कितनी बुरी तरह से पीटता है जो हीरोइन है और ज्योति को। तो अब स्यूडो आइडियलिज्म खोखला आदर्शवाद, ये भी आपको देखने को मिलता है इसमें, ये भी थीम है। फिर जो चौथा ऑप्शन है मैरिज अ सेक्रेड बॉन्ड, ये आपने ऑप्शन लगाया हुआ है, आपने भी सोच समझ कर लगाया होगा और यही मुझे भी सही लगा कि शादी एक पवित्र बंधन है, ये तो सही है और माता पिता उसमें कन्या का दान करते हैं। लेकिन यहाँ इस नाटक में हम देखते हैं कि शादी एक पवित्र बंधन वहाँ नहीं है, है ना, दोनों तरफ से निभाना होता है। लेकिन यहाँ तो जैसे एक सदियों से जो सताया जा रहा है शूद्र जो चौथा वर्ग है उसको, दलित वर्ग को, उसका एक तरीके से बदला निकालता है अरुण अठावले ज्योति पर, है ना, उसको बुरी तरीके से पीटता है, मारता है। तो शादी कम से कम यहाँ सैक्रेड बॉन्ड तो नहीं है ना, पवित्र बंधन नहीं है, कम से कम अरुण अठावले के लिए तो नहीं है। तो ये डी मुझे सही ऑप्शन लगा और आपने भी मार्क किया हुआ है और यही सही है। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, हुज ऑटोबायोग्राफी वॉज रिलीज्ड इन द प्ले कन्यादान। तो कन्यादान नाटक में किसकी ऑटोबायोग्राफी यानी आत्मकथा रिलीज की जाती है, प्रकाशित होती है, तो वो अरुण अठावले की आत्मकथा है, रिलीज होती है। फिर कन्यादान वॉज फर्स्ट रिटन एंड परफॉर्म्ड इन, तो कन्यादान पहली बार लिखा गया और परफॉर्म किया गया 1983 यानी 1983 में। हु इज़ द प्रोटोगोनिस्ट इन द स्टोरी द हंट, तो द हंट कहानी में प्रोटोगोनिस्ट यानी कि मुख्य पात्र कौन है, मेरी उड़ान है, बी सही जवाब है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 34, महाश्वेता देवी गॉट ज्ञानपीठ अवार्ड इन, महाश्वेता देवी को ज्ञानपीठ अवार्ड 1996 में मिला। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ ओल्ड इज मैरी इन द स्टोरी द हंट कहानी में मैरी 18 साल की है, बी सही जवाब है। फिर महाश्वेता देवी वॉज बॉर्न इन, तो महाश्वेता देवी का जन्म ढाका में हुआ था, उसकी स्पेलिंग DACCA लिखी हुई है कई जगह और इसमें DECCA दी हुई है, लेकिन हाँ बी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, व्हाट डू यू इन्फर अबाउट द कैरेक्टर ऑफ ओल्ड वुमन इन द स्टोरी अमृतसर आ गया। तो इस कहानी में जो एक बुजुर्ग महिला हैं ट्रेन के कंपार्टमेंट में बैठी हुई हैं, माला जप रही हैं, उनके बारे में आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं। तो ये जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, कंपैशनेट यानी दयावान है वो, गॉड फियरिंग ईश्वर से डरने वाली हैं, मर्सीफुल वही दयावान, तो ऑल ऑफ दीज सही जवाब है। व्हाट इज़ द मेन थीम ऑफ द होम एंड द वर्ल्ड, तो होम एंड द वर्ल्ड की जो मुख्य विषय वस्तु है वो पॉलिटिक्स है, घरे बाहरे। फिर देखिए द होम एंड द वर्ल्ड हु कॉल्स बिमला अ क्वीन बी, तो रानी मधुमक्खी क्वीन बिमला को संदीप बोलता है, बी सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, इन विच ईयर डिड रविन्द्रनाथ टैगोर रिसीव नोबेल प्राइज, नोबेल प्राइज रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में मिला और ये क्वेश्चन हर साल आता है एग्जाम में, इतना इंपॉर्टेंट है, वो मैंने आपको बता रखा था सारे वीडियोज़ में। फिर विच इंडियन मूवमेंट इज मेंशन्ड इन द होम एंड द वर्ल्ड, तो ये घरे बाहरे में कौन सा भारतीय आंदोलन का उल्लेख किया गया है, तो स्वदेशी आंदोलन का उसमें उल्लेख मिलता है हमें। फिर देखिए द होम एंड द वर्ल्ड व्हाट वाज द नेम ऑफ निखिल्स टीचर, तो निखिल के शिक्षक का नाम चंदन बाबू है, सी सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, इन द होम एंड द वर्ल्ड विच इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ निखिलेश कैरेक्टर,
तो निखिलेश के चरित्र की कौन सी खासियत है द होम एंड द वर्ल्ड में? तो डी सही जवाब है, अ सेल्फलेस मैन, यानी उनके अंदर सेल्फिशनेस नहीं है। 44th क्वेश्चन पूछता है व्हेन वाज द होम एंड द वर्ल्ड पब्लिश? तो 1916 में प्रकाशित हुआ था। 45th क्वेश्चन देखिए, विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन द फॉलोइंग लाइन? विद इन दिस अर्थन वेसल आर बाउल्स। तो इस मिट्टी के घड़े के अंदर, यानी हमारा जो शरीर है मिट्टी के घड़े का बना हुआ है, तो इसके अंदर बाउल्स हैं, तो ये है एक मेटाफर है, बी सही जवाब है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 46 पूछता है हु ट्रांसलेटेड पोइम्स ऑफ कबीर दास? तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने ट्रांसलेट की हैं उनकी कविताएं। 47th व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साखी? तो साखी को अगर साक्षी से जोड़ा जाए तो उसका मतलब विटनेस होता है ना। तो साक्षी का अगर ये अर्थ, जो यहाँ 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, वैसे जो सखी होती है वो सहेली के लिए बोला जाता है, तो आगे एक और क्वेश्चन आने वाला है, वहाँ इसका अर्थ फिर वही लेंगे हम, और साक्षी विटनेस होता है, गवाह होता है। फिर हु वॉज द गुरु ऑफ संत कबीर? संत कबीर के गुरु रामानंद थे। व्हाट इज द टर्म सखी मीन्स इन संत कबीर्स पोइट्री? तो हम फिर वो साखी को फिर यहाँ सखी ही मानेंगे, और यहाँ जो ऑप्शंस दे रखे हैं उनमें फ्रेंड सही जवाब होगा, सखी सहेली होती है, बी सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेमस नॉवल पिंजर बेस्ड ऑन रायट्स ड्यूरिंग द इंडियन इंडिपेंडेंस वाज रिटन बाय? तो ये जो पिंजर उपन्यास है भारतीय स्वतंत्रता के समय जो दंगे हुए, सांप्रदायिक दंगे हुए, उन पर आधारित है, और ये अमृता प्रीतम ने लिखा है, सी सही जवाब है, सभी ने सही किया होगा। हु इज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ पिंजर? पिंजर की मुख्य पात्र कौन है? वो पूरो है। फिर इन पिंजर हु एब्डक्ट्स पूरो? तो पिंजर उपन्यास में पूरो को कौन उठा के ले जाता है? रशीद उठा के ले जाता है, मनोज बाजपेयी का कैरेक्टर है, बिल्कुल नहीं भूले होंगे आप अगर फिल्म देखी है तो। फिर देखिए पिंजर वॉज ओरिजिनली रिटन इन? तो पिंजर मौलिक रूप से पंजाबी में लिखी गई थी। पिंजर वॉज पब्लिश्ड इन? तो पिंजर प्रकाशित हुआ उपन्यास 1950 में। फिर इन विच ईयर डिड अमृता प्रीतम रिसीव साहित्य अकेडमी अवार्ड? अमृता प्रीतम को साहित्य अकेडमी अवार्ड 1956 में मिला, 1956, यानी सी सही जवाब है। जयशंकर प्रसाद वॉज अ छायावादी पोइट, छायावादी कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोहनदास करमचंद गांधी वॉज कॉल्ड एज महात्मा? तो उनको, गांधी जी को महात्मा कहा गया था रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा, सी सही जवाब है। व्हाट इज द मोस्ट सेक्रेड बुक ऑफ कबीर पंथ? तो कबीर पंथ की जो सबसे ज़्यादा पवित्र पुस्तक है वो बीजक है ना, साखी सबद रमैनी उसमें शामिल हैं बीजक में। फिर देखिए इन विच ईयर इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट इश्यूड अ पोस्टेज स्टाम्प विद अ फोटो ऑफ कबीर दास? तो कबीर दास की फोटो लगी हुई पोस्टल स्टाम्प भारतीय डाक विभाग ने कब जारी की थी? तो वो 1952 में जारी की थी। आपने इसमें इसको मार्क नहीं किया है, 1952 इसका सही जवाब है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन थीम ऑफ पिंजर इज? तो पिंजर की जो मुख्य विषय वस्तु है वो भारत का विभाजन है, बी सही जवाब है। फिर देखिए आधे अधूरे हाफ वे हाउस वॉज पब्लिश्ड इन? ये 1969 में प्रकाशित हुआ। फिर द स्टोरी द हंट वॉज पब्लिश्ड इन? तो द हंट कहानी के जो, ये सारे ऑप्शंस गलत हैं, बिल्कुल आपने सही मार्क किया, 1995 में प्रकाशित हुई है। फिर देखिए लैक ऑफ फिडेलिटी टू द टेक्स्ट इन सोर्स लैंग्वेज कैन बी डिफाइंड इज? फिडेलिटी होती है वफादारी या ईमानदारी, तो लैक माने कमी होती है, लैक ऑफ फिडेलिटी माने ईमानदारी की कमी। टू द टेक्स्ट यानी जो टेक्स्ट है बिल्कुल उसके जैसा ना ट्रांसलेट करना सोर्स लैंग्वेज में, तो उसको हम क्या कहते हैं? जो चौथा ऑप्शन है डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन माने तोड़ मरोड़ कर पेश करना, तो जब आप टेक्स्ट से अलग उसकी व्याख्या करते हैं तो वो डिस्टॉर्शन कहलाता है, डी बिल्कुल सही जवाब है यहाँ। 64th क्वेश्चन देखिए, फॉर्मल इक्विवेलेंस इज ऑल्सो कॉल्ड एज? तो फॉर्मल इक्विवेलेंस को लिटरल ट्रांसलेशन कहा जाता है। अब यहाँ पर जो दे रखे हैं ऑप्शंस उनमें से मुझे एक भी सही नहीं लगा, इसलिए मैंने नन ऑफ दीज यहाँ मार्क किया है। फिर देखिए इंक स्पेस एन ओपन सोर्स ड्राइंग टूल इज यूज्ड फॉर? तो इसका सही जवाब यही है, डी, क्रिएटिंग एंड एडिटिंग एसवीजी। एसवीजी मतलब स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स। फिर देखिए 66 क्वेश्चन पूछ रहा है, ब्लैंक स्पेस मस्ट नो द सोर्स लैंग्वेज एंड टारगेट लैंग्वेज?
तो एक व्यक्ति को सोर्स लैंग्वेज और टारगेट लैंग्वेज दोनों आनी चाहिए, यानी किसको आनी चाहिए? ट्रांसलेटर को। ट्रांसलेशन आप तभी कर पाएंगे जब आपको दोनों लैंग्वेजेस का ज्ञान हो। हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन आप कब कर पाएंगे? जब आपको हिंदी भी अच्छे से आती हो, इंग्लिश भी अच्छे से आती हो। फिर देखिए 67th क्वेश्चन पूछता है ब्लैंक स्पेस इज द ट्रांसलेशन बिटवीन द सेम लैंग्वेज। तो एक भाषा के अंदर ही ट्रांसलेशन जब होता है तो वो क्या कहलाता है? इंट्रालिंगुअल। जैसे भोजपुरी भाषा में आप बोलेंगे रउआ के बानी, तो हम तो समझेंगे नहीं रउआ के बानी, हाँ, जब तक हमको कोई ये नहीं बताएगा कि इसका मतलब है आप कौन हैं, है ना। तो ये इंट्रालिंगुअल ट्रांसलेशन हुआ। फिर देखिए व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MAST। MAST की फुल फॉर्म मशीन एडेड ह्यूमन ट्रांसलेशन है। फिर देखिए 69th क्वेश्चन पूछता है एटिमोलॉजिकली द वर्ड ट्रांसलेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम। तो एटिमोलॉजी होती है शब्द व्युत्पत्ति विज्ञान। तो ट्रांसलेशन जो शब्द है उसकी व्युत्पत्ति कहाँ से हुई है? ट्रांसलेटिव वर्ड से हुई है। डी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 70 व्हाट इज द नेम ऑफ फेस्टिवल सेलिब्रेटेड बाय मैरी एंड हर ट्राइब इन द हंट। तो द हंट कहानी में मैरी और उसकी जो ट्राइब है वो कौन सा पर्व मना रही हैं? तो जानी पर्व मना रही हैं। डी सही जवाब है। फिर हो रोड द बायोग्राफी झांसी रानी, यानी झांसी की रानी की बायोग्राफी जीवन वृत्त किसने लिखा है? तो इसका सही जवाब है डी, महाश्वेता देवी ने लिखा है। इन द हंट हु वॉज मैरी उरान्स फादर। मैरी उरान के जो पिता थे वो क्या थे? एक ऑस्ट्रेलियन। फिर देखिए 73 क्वेश्चन नंबर पूछता है इन द हंट हु वॉज हंटेड बाय मैरी उरान। तो द हंट कहानी में मैरी उरान ने किसका शिकार किया? तहसीलदार सिंह का शिकार किया। इसका बी सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 74 देखिए द हंट रिटन बाय महाश्वेता देवी इज ट्रांसलेटेड बाय। तो महाश्वेता देवी की कहानी द हंट को इंग्लिश में किसने ट्रांसलेट किया है? गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक ने किया है। इनकी एक बहुत अच्छी बुक है जो आप MA में जाकर पढ़ेंगे, कैन द सबाल्टर्न स्पीक। फिर देखिए हु रोट 1084 माँ, यानी 1084 की माँ ये किसने लिखी है? महाश्वेता देवी ने लिखी है। और ये था आपका क्वेश्चन पेपर जो कि बहुत इजी था। 5th सेमेस्टर के लिए मैंने बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए हुए हैं आपके दोनों क्वेश्चन पेपर्स के लिए, तो उनको अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए और मुझे उम्मीद है कि आप 5th सेमेस्टर में भी बहुत अच्छा करेंगे। इसी के साथ मैं भी ये वीडियो यहाँ समाप्त करूँगी। धन्यवाद।